नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूँ राजस्थान के इतिहास की झलक में अजमेर के चौहानों का इतिहास लेकर के। और अजमेर के चौहानों के इतिहास की ये 5वीं श्रृंखला है, यानी भाग नंबर 5 है। और इस भाग नंबर 5 में आज हम चर्चा करने वाले हैं बीसलदेव अर्थात विग्रहराज चतुर्थ के विषय में। और मित्रों, कक्षा को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इस श्रृंखला को अपने मित्रों तक शेयर कीजिए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। विग्रहराज चतुर्थ यानी बीसलदेव का कार्यकाल कब से कब तक रहा? विग्रहराज चतुर्थ का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो इसका सही उत्तर होगा 1158 ईस्वी से 1163 ईस्वी तक। मित्रों, याद रखिए कि अर्णोराज के 4 पुत्र जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, अपर गांगेय और सोमेश्वर। तो अर्णोराज की हत्या 1155 ईस्वी में उनके बड़े पुत्र जगदेव के द्वारा किए जाने के बाद जगदेव अजमेर का शासक बनता है। लेकिन विग्रहराज चतुर्थ अपने पिता के हत्यारे यानी मेवाड़ जो अजमेर का पितृहंता जगदेव है उसको हटाकर के 1158 ईस्वी में अजमेर के शासक बनते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। बीसलदेव के पिता का नाम क्या था? बीसलदेव यानी विग्रहराज चतुर्थ के पिता का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर होगा अर्णोराज। और मित्रों, याद रखिए कि अर्णोराज को आनाजी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, कवि बांधव के नाम से किसे जाना जाता है? कवि बांधव के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा विग्रहराज चतुर्थ को। मित्रों, याद रखिएगा कि कवि बांधव यानी विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। और कारण कि विग्रहराज विद्वानों का आश्रयदाता था, इसलिए जयानक भट्ट यानी जो पृथ्वीराज विजय के रचयिता जो जयानक है, उन्होंने इन्हें कवि बांधव की उपाधि दी थी। बात करें अगले प्रश्न की। बीसलदेव को कवि बांधव की उपाधि किसने दी थी? यानी विग्रहराज को कवि बांधव की उपाधि किसने दी? तो इसका सही उत्तर होगा जयानक भट्ट ने। और मित्रों, बीसलदेव की प्रशंसा में जो पृथ्वीराज विजय के लेखक जयानक है, उन्होंने कहा है कि जब विग्रहराज की मृत्यु हो गई तो कवि बांधव की उपाधि निरर्थक हो गई, क्योंकि इस उपाधि को धारण करने की क्षमता किसी में नहीं रही। बात करें अगले प्रश्न की। विग्रहराज विद्वानों का आश्रयदाता था, इसलिए कौन सी उपाधि दी गई? विग्रहराज विद्वानों का आश्रयदाता था, इसलिए उन्हें कौन सी उपाधि दी गई? तो सही उत्तर होगा कवि बांधव की। तो मित्रों, ये 2 प्रश्न आप अच्छे से याद रखिएगा कि कवि बांधव के नाम से किसे जाना जाता है? तो विग्रहराज। और विग्रहराज अगर ऑप्शन में नहीं हो तो आप लिखोगे फिर बीसलदेव। और बीसलदेव को विग्रहराज की उपाधि किसने दी? जयानक भट्ट ने। क्यों दी गई? क्योंकि ये विद्वानों के आश्रयदाता थे। बात करें अगले प्रश्न की। विग्रहराज चतुर्थ के समय गजनी का शासक कौन था? विग्रहराज चतुर्थ के समय गजनी का शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा अमीर खुसरू शाह है। मित्रों, याद रखिएगा कि विग्रहराज चतुर्थ ने गजनी के शासक खुसरू शाह मलिक को हराकर हिंदू राजाओं को गजनी शासन से मुक्ति दिलवाई थी। बात करें आज के अगले प्रश्न की। दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था? दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा विग्रहराज चतुर्थ। मित्रों, याद रखिएगा कि 1157 ईस्वी में दिल्ली के तोमर वंशीय शासक तंवर को हराकर साम्राज्य का विस्तार किया और विग्रहराज दिल्ली पर अधिकार करने वाला प्रथम चौहान शासक था। और मित्रों, यह बात राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति जो कक्षा 10 की पुस्तक है उसमें भी ये लिखी हुई है। बात करें आज के अगले प्रश्न की। किसका शासनकाल सपाद लक्ष्य के चौहानों का स्वर्णकाल कहलाता है?
यानी अजमेर के चौहानों में वह कौन सा शासक है जिनका शासनकाल सपाद लक्ष्य के जितने भी शासक हुए उनमें उनका काल स्वर्ण काल कहलाता है, यानी चौहानों का स्वर्ण काल कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा विग्रहराज चतुर्थ। बात करें अगले प्रश्न की, विग्रहराज ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला कब बनवाई थी? विग्रहराज चतुर्थ ने अजमेर में संस्कृत पाठशाला कब बनवाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1153 ईस्वी में। बात करें अगले प्रश्न की, किसने संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर मस्जिद बनवाई थी? यानी किसने अजमेर में स्थित संस्कृत पाठशाला को तुड़वाकर उसके स्थान पर मस्जिद बनवाई थी? तो इसका सही उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मित्रों याद रखिएगा कि जो संस्कृत पाठशाला विग्रहराज चतुर्थ ने 1153 ईस्वी में बनवाई थी उसे मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर एक मस्जिद बनवा दी थी। वह फारसी लेख लिखवाए जो राजस्थान की पहली मस्जिद कहलाई। मित्रों अगर बात करें कि राजस्थान की पहली मस्जिद कहाँ बनवाई गई तो अजमेर में। किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और बात करें आज के अगले प्रश्न की, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई मस्जिद को क्या कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई मस्जिद को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अगला प्रश्न, अढ़ाई दिन के झोपड़े में किस संत का उर्स लगता है? अढ़ाई दिन के झोपड़े में किस संत का या किस सूफी संत का उर्स लगता है? तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब शाह पीर का। मित्रों याद रखिएगा कि विग्रहराज ने जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी उसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने तुड़वाकर उसे अढ़ाई दिन के झोपड़े नामक मस्जिद के रूप में परिवर्तित किया और यहाँ सूफी संत पंजाब शाह पीर का अढ़ाई दिन का उर्स यानी मेला लगता है। और मित्रों याद रखिए कि कर्नल टोड ने अढ़ाई दिन के झोपड़े में के लिए कहा है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा हिंदू शिल्प कला का प्राचीनतम एवं पूर्ण परिष्कृत नमूना है। बात करें अगले प्रश्न की, विग्रहराज द्वारा रचित नाटक का नाम क्या है? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा रचित नाटक का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा हरिकेली नाटक। मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, अढ़ाई दिन के झोपड़े पर किस नाटक की पंक्तियां लिखी हुई है? अढ़ाई दिन के झोपड़े पर किस नाटक की पंक्तियां लिखी हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा हरिकेली नाटक। और हरिकेली नाटक की रचना विग्रहराज यानी बिसलदेव ने की थी। बात करें अगले प्रश्न की, हरिकेली नाटक की पंक्तियां और कहाँ लिखी हुई है? हरिकेली नाटक की जो पंक्तियां हैं अढ़ाई दिन के झोपड़े के अलावा और कहाँ लिखी हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा राजा राम मोहन राय के स्मारक पर। बात करें अगले प्रश्न की, राजा राम मोहन राय का स्मारक कहाँ पर है? राजा राम मोहन राय का स्मारक कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिस्टल इंग्लैंड में। मित्रों याद रखिएगा कि हरिकेली नाटक जो संस्कृत भाषा में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा रचित है और इस नाटक में महाभारत काल में हुए अर्जुन व शिव के मध्य के युद्ध का वर्णन है। इसकी कुछ पंक्तियां अढ़ाई दिन के झोपड़े पर लिखी हुई है तथा ब्रिस्टल इंग्लैंड में स्थित राजा राम मोहन राय के स्मारक पर भी हरिकेली नाटक की पंक्तियां लिखी हुई है। अगला प्रश्न, विग्रहराज के दरबारी विद्वान जिसने ललित विग्रहराज लिखा, यानी विग्रहराज या बिसलदेव के वह दरबारी विद्वान जिसने ललित विग्रह नामक नाटक की रचना की थी। तो इसका सही उत्तर होगा सोमदेव। यानी विग्रहराज के दरबारी विद्वान सोमदेव द्वारा रचित नाटक जिसमें विग्रहराज और इंद्र की राजकुमारी देसल देवी के मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख है जो कि एक काल्पनिक रचना है। बात करें आज के अगले प्रश्न की, बीसलदेव रासों के रचयिता कौन है या बीसलदेव रासों की रचना किसने की थी?
तो इसका सही उत्तर होगा नरपति नालह ने। मित्रों याद रखिएगा कि नरपति नालह द्वारा रचित बिसलदेव रासो एक श्रृंगार परक रचना है। इसमें विग्रहराज व परमार राजा भोज की बेटी राजमती के मध्य प्रेम संबंधों का उल्लेख है। बात करें अगले प्रश्न की। बीसलदेव ने किस तालाब का निर्माण करवाया था? बीसलदेव ने किस तालाब का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर होगा बीसल तालाब जो राजमहल में स्थित है। यानी बीसलदेव ने बीसल तालाब का निर्माण करवाया था जो राजमहल में स्थित है। मित्रों कि जो बीसल तालाब है ये इसका निर्माण बीसलदेव ने करवाया और यही तालाब आगे जाकर के बीसल सागर झील बनवाई गई। बात करें अगले प्रश्न की। किसके कहने पर बीसलदेव ने पशु वध पर प्रतिबंध लगाया था? किसके कहने पर बीसलदेव ने पशु वध पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका सही उत्तर होगा धर्मघोष सूरी के। मित्रों याद रखिए कि इनके दरबारी विद्वान धर्मघोष सूरी के कहने पर एकादशी के दिन पशु वध पर प्रतिबंध लगा दिया था और बीसलदेव शैव मतावलंबी थे। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। विग्रहराज चतुर्थ के बाद अजमेर का शासक कौन बना? विग्रहराज चतुर्थ के बाद में अजमेर का शासक कौन बना? तो इसका सही उत्तर होगा अपर गांगेय। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। अपर गांगेय की हत्या किसने की थी? अपर गांगेय की हत्या किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय ने। मित्रों याद रखिएगा कि विग्रहराज चतुर्थ के बाद कुछ समय के लिए उनका भाई अपर गांगेय शासक बनता है, लेकिन जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज द्वितीय ने अपर गांगेय की हत्या कर दी। इस प्रकार पृथ्वीराज द्वितीय यहाँ के शासक बने। यानी जगदेव ने अगर अपने पिता अर्णोराज की हत्या की और जगदेव के पुत्र पृथ्वीराज ने अपने चाचा अपर गांगेय की हत्या की थी। बात करें आज के अगले प्रश्न की। पृथ्वीराज द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक रहा? पृथ्वीराज द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इसका सही उत्तर होगा 1164 से लेकर के 1169 ईस्वी तक। मित्रों बात करें आज के अगले प्रश्न की। पृथ्वीराज द्वितीय के बाद अजमेर का शासक कौन बना? पृथ्वीराज द्वितीय के बाद में अजमेर का शासक कौन बना? तो इसका सही उत्तर होगा चाचा सोमेश्वर। यानी अर्णोराज के जो 4 पुत्र थे जगदेव, विग्रहराज चतुर्थ, अपर गांगेय और सोमेश्वर, तो जगदेव पहले शासक बनता है लेकिन यह 3 वर्ष तक ही शासन कर पाता है। इसके बाद में विग्रहराज चतुर्थ शासक बनते हैं और विग्रहराज चतुर्थ के बाद में अपर गांगेय शासक बनते हैं, लेकिन जगदेव के पुत्र अपर गांगेय की हत्या कर देते हैं और पृथ्वीराज द्वितीय मात्र 5 साल ही शासन कर पाते हैं और इनके बाद में इनके जो चाचा थे अर्थात अर्णोराज के सबसे छोटे पुत्र सोमेश्वर अजमेर के शासक बनते हैं। बात करें अगले प्रश्न की। सोमेश्वर ने किस चालुक्य शासक को पराजित किया था? सोमेश्वर ने किस चालुक्य शासक को पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा मल्लिकार्जुन को। मित्रों याद रखिए कि सोमेश्वर अर्णोराज का सबसे छोटा पुत्र था और इनकी माता का नाम कांचन देवी जो गुजरात की राजकुमारी थी। तो सोमेश्वर ने कुमारपाल के कोंकण के शत्रु मल्लिकार्जुन को परास्त किया जिससे वह काफी प्रसिद्ध हुआ। बात करें अगले प्रश्न की। सोमेश्वर ने किस राजकुमारी से विवाह किया था? सोमेश्वर ने किस राजकुमारी से विवाह किया? तो इसका सही उत्तर होगा कर्पूरी देवी से। और मित्रों इसने जो कलचुरी की राजकुमारी कर्पूरी देवी जो दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री थी से विवाह किया, जिससे इनको 2 पुत्र यानी पृथ्वीराज तृतीय और हरिराज हुए। बात करें आज के अगले प्रश्न की। कर्पूरी देवी कहाँ की राजकुमारी थी? कर्पूरी देवी कहाँ की राजकुमारी थी? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री। बात करें आज के अगले प्रश्न की। सोमेश्वर की हत्या किसने की थी?
सोमेश्वर की हत्या किसने की थी? यानी पृथ्वीराज तृतीय के पिता सोमेश्वर की हत्या किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने। मित्रों, सोमेश्वर 1177 ईस्वी में आबू के शासक जैत सिंह की सहायता के लिए गुजरात के शासक चालुक्य शासक भीम द्वितीय की सहायता करने जाते हैं, लेकिन भीम द्वितीय के द्वारा सोमेश्वर की हत्या कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, बिजोलिया शिलालेख के किस शासक के समय का है? बिजोलिया शिलालेख किस शासक के समय का है? तो इसका सही उत्तर होगा सोमेश्वर के समय का। और याद रखिएगा कि बिजोलिया शिलालेख 1170 ईस्वी में लिखा गया था। तो जो बिजोलिया शिलालेख है वो 1170 में सोमेश्वर के समय का है। और मित्रों, बात करें आज की इस श्रृंखला के अंतिम प्रश्न की। सोमेश्वर के बाद में अजमेर का शासक कौन बनता है? सोमेश्वर के बाद अजमेर का शासक कौन बनता है? तो इसका सही उत्तर होगा पृथ्वीराज तृतीय। तो मित्रों, और पृथ्वीराज तृतीय का जो शासनकाल था वो 1177 ईस्वी से लेकर के 1192 ईस्वी तक रहा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। बाकी फिर मिलेंगे अजमेर के चौहानों से संबंधित भाग नंबर 6 को लेकर के। और भाग नंबर 6 में हम चर्चा करेंगे पृथ्वीराज तृतीय से संबंधित, यानी पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा जो महत्वपूर्ण युद्ध, ऐतिहासिक युद्ध किए गए, तराइन का प्रथम और तराइन का द्वितीय युद्ध, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए। और इस श्रृंखला में किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।